लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक हो रही है। उद्योगपति और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी पर एक बार फिर लगे आरोप चर्चा में। आरोप है कि उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2250 करोड़ यानी कि $265 मिलियन की रिश्वत की ऑफर की। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। उसके बाद अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया। आरोप यह भी है कि अडानी समूह ने निवेशकों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी। इन प्रोजेक्ट्स से समूह को 20 वर्षों में लगभग 2 बिलियन का मुनाफा होने का अनुमान था। सवाल उठ रहा है कि अडानी समूह का प्रोजेक्ट इंडिया में है, लेकिन अमेरिका में भारतीय अफसरों को लेकर जांच कैसे शुरू हो गई? दरअसल पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को मामला यूएस की कोर्ट में दर्ज किया गया। बुधवार को इसकी न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई हुई। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2250 करोड़ रिश्वत की पेशकश की है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था। अमेरिकी कानून की माने तो उस पैसे को रिश्वत के तौर पर देना जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स का है वो अपराध माना जाएगा। क्योंकि रिश्वतखोरी के आरोप भारतीय अधिकारियों से जुड़े हैं, लेकिन अमेरिकी कानून कहता है कि यदि कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला अमेरिकी निवेशकों या बाजार के हितों से संबंधित है तो ऐसे मामलों को कोर्ट में आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस अवधि में कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने का आरोप लग रहा है, ठीक उसी समय 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक विवादित रिपोर्ट भी जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इससे अडानी ग्रुप के बाजार मूल्य में $150 बिलियन का नुकसान हुआ था। हालांकि बाद में सेबी की जांच में इन आरोपों को निराधार पाया गया और सेबी की तरफ से क्लीन चिट दी गई। इधर अमेरिकी अभियोग के मुताबिक भारतीय ऊर्जा कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी हैं, जबकि अडानी ऊर्जा कंपनी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी हैं। इसके अलावा एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्यूअर हैं। भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। हालांकि SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। ऐसे में खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम भी था। इस बीच अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई, ये इस आरोप में बताया गया है, यह आरोप लगाया गया है और यह तय किया गया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब $265 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया। इन्हीं आरोपों का इस रिपोर्ट में जिक्र है। अब इसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भी दिया गया, यह भी कहा जा रहा है। इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियां सहमत हुई और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए SECI के साथ समझौता किया। आरोप है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि उदाहरण के लिए गौतम अडानी को न्यूमेरो यूनो या द बिग मैन कहा जाता था। पूरा कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए किया गया। इन दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक जुटाए थे। हालांकि यूएस इश्यूअर में नेतृत्व परिवर्तन हुए, जिसके कारण काफी बदलाव हुए। रंजीत गुप्ता ने 2019 से 2022 तक एज्योर पावर में सीईओ के तौर पर काम किया। 2022 से 2023 तक रूपेश अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। परियोजना में शामिल कुछ अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। बैठकें की गई कि रिश्वत का भुगतान किया कैसे जाए ताकि किसी को पता ना चले। विकल्पों में परियोजना के कुछ हिस्सों को ट्रांसफर करने पर भी चर्चा हुई।
इन तमाम बातों का जिक्र इस एलिगेशन में, इस आरोप में किया गया है जो अमेरिका में कोर्ट में रखा गया। अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी रिश्वत देने का आरोप जब सामने आया तो यह मामला भारत में सियासी तौर पर बहुत तूल पकड़ गया। कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी पर तीखा वार किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाएगा ना ही जांच होगी। एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और कुछ नहीं होता है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी के साथ खड़ी है। उन्होंने इस मामले की जेपीसी जांच की मांग की है और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। कांग्रेस अडानी के अरेस्टिंग की मांग कर रही है। बीजेपी पर साठगांठ के आरोप लगा रही है तो बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि किसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। जब तक दोषी ना माना जाए तब तक वो निर्दोष है। दूसरा, संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी जी ने पीसी किया है, आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। बीजेपी कह रही है जिस टेन्योर का यह मामला है और जिन राज्यों से जुड़ा है वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मामला सियासी है तो राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाएंगी ही। कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर केंद्र और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी की तरफ से इस मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कई बड़े सवाल खड़े किए।
जहां जहां अडानी को ठेका मिला, जिन जिन अधिकारियों ने ठेका लिया, जिन जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली, उनके नाम मौजूद हैं, उनकी फोटो मौजूद है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है। उन सब साक्ष्यों के आधार पर उन अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गौतम अडानी जिसने रिश्वत खिलाई, गौतम अडानी का भतीजा जिसकी पूरी भूमिका थी इस रिश्वतखोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, सागर अडानी, इन दोनों को तत्काल भारत के अंदर गिरफ्तार किया जाए और पूछताछ करके इनसे पूरे सच का पता लगाया जाए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये भारत की जनता का हजारों करोड़ रुपए महंगी बिजली के नाम पर लूटने का मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है, बीजेपी शामिल है, अडानी शामिल है। लेकिन जब भी अडानी ग्रुप पर आरोप लगते हैं, इसका सीधा असर बाजार पर दिखता है और आज भी वही हुआ। शेयर बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को काफी नुकसान हुआ और निवेशकों को ही नहीं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट दिखी गई। गुरुवार को एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ में $10 बिलियन से अधिक की कमी आई है। इसके साथ ही गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की कुल संपत्ति में भी गिरावट दर्ज की गई। रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से गौतम अडानी सहित 7 लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना बनाने के आरोप में जांच शुरू होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $10 बिलियन से गिरकर $59.3 बिलियन रह गई, जबकि इनके भाई विनोद अडानी की कुल संपत्ति $4.7 बिलियन गिरकर $15.5 बिलियन पर आकर टिक गई। वैसे अडानी ग्रुप पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले भी हिंडनबर्ग ग्रुप की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप का नाम उछला, उन पर शेयरों की हेराफेरी, धोखाधड़ी के आरोप लगे। इसके अलावा कई राज्यों में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। भले ही किसी की भी सरकार हो, अडानी राज्यों में निवेश और प्रोजेक्ट करते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि राज्य दर राज्य उनके कई प्रोजेक्ट विवादों में भी रहे। आइए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में अडानी प्रोजेक्ट को लेकर विवाद हुआ। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 का दौर ये दौर था जब अडानी विवादों में रहे। और जो मामला सामने आया है, वो मामला जिस मामले में जांच शुरू हुई है उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है। वहां पर आंध्र प्रदेश की बात करें तब, माफ कीजिएगा, उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी। आंध्र प्रदेश में YSRCP, तमिलनाडु में DMK की सरकार, ओडिशा में BJD की सरकार थी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित। इन राज्यों में ये एलिगेशन सामने आए हैं, जो आरोप अमेरिका में कोर्ट में रखे गए हैं। तब कहां किसकी सरकार थी उस दरमियान, 21 से 22 के दरमियान, ये हमने आपको भी दिखाया। हालांकि अपनी कंपनी पर लगे रिश्वत के आरोपों को लेकर अडानी ग्रुप की तरफ से भी सफाई पेश की गई। इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। अडानी ग्रुप की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अभियोग जारी किया है। US स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित USD नामित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया है। लेकिन अब जब कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इंडिया अलायंस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और आने वाले वक्त में जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तब भी वहां पर इस मसले की गूंज सुनाई दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। फिल्म समाज का आईना होते हैं। समाज में घटने वाली घटनाएं फिल्मों के स्क्रिप्ट का हिस्सा बनती रही हैं, या फिर कोई मौजूद किरदार जिसे पर्दे पर उतार कर किरदार की पॉपुलैरिटी को सिनेमा भुनाता है। बीते कई सालों में रियलिस्टिक सिनेमा का ट्रेंड अब उन ज्वलंत मुद्दों को छूने लगा है जो लंबे वक्त तक सोसाइटी में चर्चा, विवाद या फिर बहस का विषय बने रहे। बीते सालों में कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें कश्मीर फाइल्स, जिसमें केरला स्टोरी, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, या फिर कहें कि आज के ज्वलंत दौर में सबसे ज्वलंत मुद्दे लव जिहाद को लेकर आई फिल्म द केरला स्टोरी में ऐसी ही कहानी थी। वहीं समाज और राजनीतिक किरदारों को लेकर अगर बात की जाए तो पूर्व PM मनमोहन सिंह, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीर सावरकर जैसी शख्सियतों को सिने जगत रुपहले पर्दे पर उतार चुका है।
इसके अलावा मुंबई में 26/11 हमले और अब गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट आई जो चर्चा में है। आपको दिखाते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने कैबिनेट के साथ द साबरमती फिल्म देखने के लिए पहुंचे। फिनिक्स प्लासियो मॉल में योगी सुबह 11:30 बजे फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। पूरी कैबिनेट उनके साथ। ये तस्वीर आप देखिए जहां योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फिल्म क्या है, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी और अभिनेत्री राशि खन्ना भी मौजूद थी। एमपी के बाद यूपी में भी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि फिल्म की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म ने गोधरा कांड का सच सामने रखा है। वहीं फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने वास्तविक सच को देश की जनता के सामने फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखनी चाहिए और गोधरा के सच के और नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि देश के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए देश में जो कृत्य हुए उसे देश की जनता को जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उनका पर्दाफाश करने की भी आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि फिल्म की टीम ने सत्य उजागर करके अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। फिल्म के माध्यम से वास्तविक सच को एक बड़े रूप में देश के सामने लाने का प्रयास किया गया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अपनी कला के माध्यम से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए श्री विक्रम मैसी और उनकी पूरी टीम ने जो ये सराहनीय प्रयास किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और उन सभी लोगों को जो अक्सर सत्य पर पर्दा डालने का कार्य करते हैं, देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम से द साबरमती रिपोर्ट ने उस सच्चाई को सामने लाने का एक सार्थक प्रयास किया है। देश की सीमाओं पर जवानों के साथ साथ रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी कि रोबोटिक डॉग भी तैनात होंगे और ये रोबोटिक डॉग किसी भी ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर एक्शन लेने में सक्षम है। जरा तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जब इस रोबोटिक डॉग के साथ मॉक ड्रिल किया गया। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। 10 किलोमीटर बैठकर भी इसे 10 किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट किया जा सकता है। ड्रोन से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। ये रोबोटिक डॉग जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में रोबोटिक डॉग ने भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के साथ 14 से लेकर 21 नवंबर तक अभ्यास किया। सेना ने इस डॉग के साथ दुश्मन को खोजने और उसे खत्म करने की प्रैक्टिस की। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन में सुधार के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन का टेस्ट किया जा रहा है। हाल ही में सेना ने बॉर्डर से लगे इलाकों में इस्तेमाल के लिए 100 रोबोटिक डॉग्स को शामिल किया है। ये रोबोटिक डॉग 55 डिग्री के तापमान से लेकर -40 डिग्री के तापमान में ऑपरेशंस करने में सक्षम है।